हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजन सिंह चौहान। 11th अकाउंटेंसी में आज हम पढ़ने वाले हैं डेबिट व क्रेडिट करने के नियम। जब 10th तक पढ़ने के बाद 11th में हमने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया, तो उसमें कॉमर्स में अकाउंटेंसी हमारा मेन सब्जेक्ट है, ये हमारा स्ट्रीम है। फ्यूचर में हमें अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, तो अकाउंट्स करने के लिए उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, शुरुआत में हमने देखा उसकी कुछ पारिभाषिक शब्दावली हमने देखी, फिर हमने उसके कुछ लेखांकन के सिद्धांत देखे, फिर हमने लेखांकन समीकरण देखा कि लेखांकन समीकरण में किस प्रकार से संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ये समीकरण व्यापारी के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक व्यवहार का दोनों पक्षों के ऊपर बराबर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम आगे जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वो है व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन या डेबिट और क्रेडिट करने के नियम। ये जो नियम है डेबिट और क्रेडिट करने के नियम, ये अकाउंट्स की आधारशिला है। आधारशिला है मतलब हमें कौन से व्यवहार को, कौन से अकाउंट्स को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट्स को क्रेडिट करना है, इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को पता चल सके। देखिए, डेबिट क्रेडिट करने के नियम के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने अभी पिछले चैप्टर में हमने देखा था संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। ये समीकरण हमें कभी नहीं भूलना है, ये इक्वेशन हमें कभी नहीं भूलना है कि व्यापार में जितनी संपत्तियां हैं वो संपत्तियां किसके बराबर होगी? पूंजी और दायित्व के बराबर होगी। यदि ये 5 लाख रुपए है संपत्तियां, तो ये दोनों मिला करके भी 5 लाख रुपए होगी। पूंजी प्लस दायित्व भी किसके बराबर होगा? संपत्तियों के बराबर होगी। अब यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट, ये शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। तो ये लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पर हमारे लिए डेबिट और क्रेडिट नया शब्द है। तो डेबिट किसे कहते हैं और क्रेडिट किसे कहते हैं, इसे हमें समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम समझ लें, डेबिट का आशय पूंजी में कमी, डेबिट का आशय व्यापारी की पूंजी में होने वाली कमी को क्या कहा जाएगा? डेबिट। और क्रेडिट का मतलब पूंजी में वृद्धि। यहाँ पर लाभ होता है तो व्यापारी की पूंजी में वृद्धि होती है, और हानि होती है तो व्यापारी की पूंजी में कमी होती है। अब यहाँ पर हम डेबिट का मतलब क्या समझे कि डेबिट का मतलब व्यापारी की पूंजी में कमी हो रही है, और क्रेडिट का मतलब व्यापारी की पूंजी में वृद्धि होना कहा जाता है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं इसको समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि व्ययों को डेबिट किया जाता है और आयों को क्रेडिट किया जाता है। कैसे? व्यय को डेबिट किया जाना और आय को क्रेडिट किया जाना, इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने देखा कि व्यापारी की पूंजी में कमी होने पर डेबिट। अब यदि ये व्यय हो रहा है तो व्यय को डेबिट करना, भाई खर्च होना, वेतन दिया, मजदूरी दी, खर्च हो रहा है, और इस खर्च होने से पूंजी कम होती। लेखांकन समीकरण हमने देखा कि वेतन दिया तो रोकड़ कम हुई और उधर पूंजी भी कम हो गई। तो व्यय होने से व्यापारी की पूंजी में कमी हो रही है, और अभी मैंने बताया कि डेबिट का आशय व्यापारी की पूंजी में होने वाली कमी है। तो व्यय को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, और आयों को क्रेडिट किया जाता है। अभी लेखांकन समीकरण में देखा कि जो भी इनकम होती थी उससे कैश बढ़ जाता था और उधर कैपिटल बढ़ जाता था, पूंजी बढ़ जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आय है उस आय होने से उसकी पूंजी में वृद्धि होती है। तो व्यय को डेबिट और आय को क्रेडिट किया जाएगा। इसके आगे एक और दिया है, सेकंड नियम कौन सा दिया है? संपत्ति में वृद्धि को डेबिट किया जाता है। संपत्ति में वृद्धि को डेबिट। अब डेबिट का मतलब आप समझ गए कि पूंजी में होने वाली कमी को डेबिट करेंगे। अब संपत्ति में वृद्धि से व्यापारी की पूंजी में कमी कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, व्यापारी ने फर्नीचर खरीदा, 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। भाई व्यापार में संपत्ति तो आ गई फर्नीचर, लेकिन 10,000 रुपये कैश गया, रोकड़ गई, मतलब उसकी जो पूंजी है वो क्या हो गई? कम हो गई। संपत्ति आने से उसकी पूंजी क्या हो गई? कम हो गई। और पूंजी कम होना मतलब डेबिट। तो जब भी संपत्ति खरीदी जाएगी, संपत्ति में वृद्धि होगी, चाहे माल खरीदे चाहे संपत्ति खरीदे, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। जब भी कोई संपत्ति खरीदी जाएगी तो उस संपत्ति
खाते को डेबिट में लिखा जाएगा। अब डेबिट में क्यों लिखा जाएगा, उसका कारण हमें पता चल गया है कि संपत्ति को खरीदने से व्यापारी की पूंजी में कमी हो रही है। ठीक। दूसरा दिया है संपत्ति में कमी को क्रेडिट किया जाएगा। संपत्ति में कमी, इसका मतलब संपत्ति को बेचना। जब संपत्ति को बेचा जाएगा तो संपत्ति में कमी हो जाएगी और बेचने से पैसा प्राप्त होगा और पैसा प्राप्त होने से उसकी पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका मतलब कि संपत्ति में वृद्धि को डेबिट और संपत्ति में कमी को क्रेडिट। जब संपत्ति खरीदी जाती है, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, मशीन बेची तो मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, माल खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट और बेचा तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जब भी संपत्ति में वृद्धि मतलब खरीदना तो उसको डेबिट किया जाएगा और संपत्ति में कमी मतलब बेचना तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो डेबिट का मतलब पूंजी में कमी होना और क्रेडिट का मतलब पूंजी में वृद्धि होना। आगे दिया है दायित्व में वृद्धि को क्रेडिट और दायित्व में कमी को डेबिट। वे दायित्व में, अब हम डेबिट और क्रेडिट समझ रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि दायित्व में कमी को डेबिट किया जाएगा। डेबिट मतलब व्यापारी की पूंजी में कमी। अब दायित्व में कमी होना, व्यापारी के ऊपर 50,000 रुपये का लोन है, ये दायित्व है। 50,000 रुपये में से उसने 30,000 रुपये का पेमेंट कर दिया तो उसका दायित्व 30,000 से घट के 20,000 हो गया। तो दायित्व में कमी आ गई। तो पूंजी कैसे कम हुई भाई, उसने 30,000 का पेमेंट किया ना, 30,000 का पेमेंट करने से उसकी पूंजी कम हो गई। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि दायित्व में कमी होने से उस दायित्व में कमी होने को क्या लिखा जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और दायित्व में वृद्धि होने को क्रेडिट। दायित्व में वृद्धि होना मतलब 50,000 का लोन है और हमने 30,000 का लोन और ले लिया तो पैसा आया और पैसा आने से पूंजी बढ़ गई और हमारा दायित्व भी बढ़ेगा। लोन हमारा 80,000 हो गया तो दायित्व में वृद्धि होने को क्रेडिट, दायित्व में कमी होने को डेबिट और दायित्व में वृद्धि होने को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये हमारा कुछ 3 बातें जो थी ये हमें ध्यान रखना है। व्यय को डेबिट, आय को क्रेडिट, संपत्ति में वृद्धि को डेबिट, संपत्ति में कमी को क्रेडिट, दायित्व में कमी को डेबिट और दायित्व में वृद्धि को क्रेडिट। ये 3 बातें यदि हम समझ गए तो आगे हम जब भी डेबिट और क्रेडिट करेंगे तो उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे के जो थिंक है वो हमें पता होना चाहिए कि हम डेबिट क्यों कर रहे हो, क्रेडिट क्यों करना है। हमें रट्टा नहीं मारना है, उसे हमें क्या करना है, समझना है। पहले मैंने बताया था कि अकाउंटेंसी हमारा जो सब्जेक्ट है याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये एक समझ कर करने वाला सब्जेक्ट है। जितना हम समझेंगे उतना हम उसमें गहराई में जाते जाएंगे, उसको करते जाएंगे। तो ये 3 बातें जो हैं, ये 3 बातें यदि हम समझ गए होंगे कि आगे के भी डेबिट क्रेडिट करने के नियमों को हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए आगे डेबिट और क्रेडिट करने के नियम दिए गए हैं तो 2 दृष्टिकोण हैं, 2 आउटलुक दिए गए हैं। एक आधुनिक दृष्टिकोण है और दूसरा है परंपरागत दृष्टिकोण। अब आधुनिक दृष्टिकोण क्या है डेबिट क्रेडिट करने का, परंपरागत दृष्टिकोण क्या है। अभी वर्तमान में परंपरागत दृष्टिकोण से ही हम सारे डेबिट क्रेडिट के नियम चलते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण को समझ लेते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण जो है डेबिट क्रेडिट करने का आधुनिक दृष्टिकोण लेखांकन समीकरण पर आधारित है। इसे अमेरिकन दृष्टिकोण भी कहा जाता है, अमेरिकन अप्रोच। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत संपत्ति, दायित्व, पूंजी, आगम, लाभ, व्यय और हानि के संबंध में डेबिट क्रेडिट करने के नियमों का विश्लेषण किया गया है। अब किस प्रकार से किया गया है, हमने लेखांकन समीकरण बनाया है। हमें मालूम है संपत्तियों के बारे में दिया गया है। देखिए संपत्ति में वृद्धि को डेबिट और संपत्ति में कमी को क्रेडिट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि संपत्ति में वृद्धि होगी तो उसे डेबिट करना है, संपत्ति में कमी होगी तो उसे क्रेडिट करना है। ये बात हम बिल्कुल याद रखें। संपत्ति में वृद्धि तो संपत्ति खाता डेबिट और संपत्ति में कमी हुई तो संपत्ति खाता क्रेडिट होगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात दायित्व आ गया। भाई 3 ही तो बातें हैं, पूंजी है, दायित्व है और संपत्ति है। तो संपत्ति हो गया, अगला आ गया दायित्व। अभी बताया था कि दायित्व में यदि कमी होती है तो डेबिट और दायित्व में वृद्धि होती है तो क्रेडिट। दायित्व में कमी होना, अब यहाँ पर इन चीज़ों को समझना जरूरी है। भाई अभी मैंने बताया था संपत्ति में वृद्धि को डेबिट क्यों करना है, संपत्ति में वृद्धि को डेबिट इसलिए करना है कि संपत्ति जैसे मशीन खरीदी, मशीन 50,000 रुपये की हमने मशीनरी खरीदी, मशीन तो आ गई, संपत्ति बढ़ गई,
लेकिन 50,000 रुपये गया, कैश गया, और रोकड़ जाने से व्यापारी की सब पूंजी में कमी हो गई। और डेबिट का मतलब पूंजी में कमी होना, और इसलिए संपत्ति में वृद्धि को डेबिट किया जाता है। ये हम इसको समझना है, तब जाकर हम कभी भूलेंगे नहीं। संपत्ति में कमी को क्रेडिट क्यों करना है? संपत्ति में कमी, हमारे पास फर्नीचर था पुराना, उस संपत्ति को हमने 10,000 रुपये में बेच दिया, संपत्ति में कमी हो गई, लेकिन बेचने से हमें क्या मिला? 10,000 रुपये मिला। 10,000 मिलने से, कैश मिलने से हमारी पूंजी बढ़ गई, और पूंजी में वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि संपत्ति में वृद्धि को डेबिट और संपत्ति में कमी को क्रेडिट। अगला कौन सा दिया? दायित्व। दायित्व ठीक इसका उल्टा, संपत्ति से ठीक उल्टा दायित्व। दायित्व में कमी को डेबिट और वृद्धि को क्रेडिट। अब दायित्व में कमी को डेबिट क्यों? दायित्व में कमी होना, अभी मैंने बताया कि 50,000 का लोन है, मैंने 30,000 चुका दिया, मेरा दायित्व कम हो गया, लेकिन चुकाने से मेरे पास से कैश चला गया, मतलब मेरी पूंजी कम हो गई, और पूंजी कम होना मतलब डेबिट। दायित्व में वृद्धि को क्रेडिट। दायित्व में वृद्धि होना मतलब मैंने लोन और ले लिया, लोन और लेने से मेरी पूंजी बढ़ गई, और इसलिए पूंजी में वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है, दायित्व में वृद्धि को क्रेडिट। थर्ड कौन सा आ गया? पूंजी। पूंजी मतलब पूंजी में कमी को डेबिट और पूंजी में वृद्धि को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये फिर आय और लाभ से रिलेटेड, अभी हमने चिट्ठे से रिलेटेड देख लिया, संपत्ति, दायित्व और पूंजी। अब आय और लाभ से रिलेटेड, आय और लाभ में यदि कमी होगी तो डेबिट होगा। भाई आय और लाभ में कमी होना मतलब व्यापारी की पूंजी कम होना, और इसका सीधा सा मतलब ये डेबिट होगा। और आय और लाभ में वृद्धि होना मतलब व्यापारी की पूंजी में वृद्धि होना, और वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। फिर नेक्स्ट दिया है व्यय और हानि से रिलेटेड। व्यय और हानि में वृद्धि होना, व्यय और हानि में वृद्धि हो रही मतलब खर्च बढ़ रहा है, खर्च बढ़ने से पूंजी कम होगी, और पूंजी कम होना मतलब डेबिट। और व्यय और हानियों में कमी होना, इसका मतलब पूंजी में वृद्धि होना और क्रेडिट होगा। तो ये हमारा कौन सा आउटलुक था? ये मॉडर्न आउटलुक, आधुनिक दृष्टिकोण, जिसे अमेरिकन दृष्टिकोण कहा जाता है। यहाँ एक समरी दी है, संपत्ति में वृद्धि को डेबिट, संपत्ति में कमी को क्रेडिट। ठीक इसका उल्टा, दायित्व में कमी को डेबिट, दायित्व में वृद्धि को क्रेडिट। जो समीकरण है, समीकरण में 3 बातें, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, संपत्ति में वृद्धि को डेबिट, कमी को क्रेडिट, दायित्व में कमी को डेबिट, दायित्व में वृद्धि को क्रेडिट, पूंजी में कमी मतलब डेबिट, पूंजी में वृद्धि मतलब क्रेडिट। और आय और लाभ में कमी होना मतलब डेबिट, और वृद्धि होना मतलब क्रेडिट। व्यय और हानियों में कमी होना, वृद्धि होना मतलब डेबिट, और कमी होना मतलब क्रेडिट। ठीक है, इसका एक सारांश दिया है, यहाँ पर पूरा दिया गया है इसका सारांश। हम अब भी मैंने जो बताया वही है। ठीक है, अब आगे देखते परंपरागत दृष्टिकोण। ये परंपरागत दृष्टिकोण ही आगे, इसके आधार पर ही हम जर्नल एंट्री करने वाले हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर इसको हमें बहुत ही ध्यान से बार बार इसको हमें देखना है, समझना है, सीखना है। परंपरागत दृष्टिकोण क्या बोल रहा है? परंपरागत दृष्टिकोण में हमें जर्नल एंट्री करने के लिए यहाँ पर दिया है, देखो, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यवहारों के दोनों पहलुओं को डेबिट और क्रेडिट करने के नियम आधुनिक दृष्टिकोण से भिन्न है, अलग है। इस विधि के अंतर्गत खातों को सर्वप्रथम व्यक्तिगत, वास्तविक या नाम मात्र के खातों में बांट दिया जाता है। खाते जो होते हैं उन खातों को 3 भागों में बांट दिया जाता है, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र में बांट दिया जाता है, और उसी के आधार पर डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। तो पहले तो हम इन खातों को समझ लेते हैं कि व्यक्तिगत खाता किसे कहते हैं। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल अकाउंट, उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। व्यक्तिगत खाता मतलब किसी व्यक्ति का खाता। देखो, व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या किसी व्यावसायिक संगठन के नाम से रिलेटेड है। व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या व्यावसायिक संगठन के नाम से संबंधित है। नाम से संबंधित है ना, किसी का नाम यदि आएगा, व्यक्ति का नाम आएगा,
संस्था का नाम आएगा, फर्म का नाम आएगा, कंपनी का नाम आएगा, व्यावसायिक संगठन का नाम आएगा, तो वह व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में माना जाएगा, पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। अब यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को फिर उन्होंने 3 भाग में बांट दिया है। एक होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक मतलब जो भगवान ने जिस इंसान को बनाया वो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति प्रदत्त व्यक्ति है। राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी नाम है किसी व्यक्ति के नाम है, तो वो किस में आएगा? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में आएगा। ठीक है। और कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता मतलब कंपनियां, फर्म, संस्थाएं जिनको हमने स्थापित किया है और जिसको हम व्यक्ति मानते हैं, जिसके साथ हम लेन देन करते हैं। वह हम बैंक में बैंक से व्यवहार कर रहे हैं, किसी कंपनी में कंपनी से व्यवहार कर रहे हैं, उसके जो मालिक तो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये कृत्रिम व्यक्ति, कानून के द्वारा इनका जन्म हुआ है। हमने 11th में पढ़ा था ना, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका जन्म विधान द्वारा होता है और उसका अंत भी विधान के द्वारा होता है। तो ये एक व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कृत्रिम व्यक्ति कहलाते हैं। तो कंपनी, फर्म, संस्था का जो नाम है वो नाम किस में आएगा? कृत्रिम व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में माना जाएगा। अब देखो, अब व्यक्तिगत खाते में डेबिट और क्रेडिट करने के नियम क्या हैं? अब देखो 3 खाते हैं व्यक्तिगत खाते में, 3 प्रकार हैं। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। 3 प्रकार यहाँ पर बताए हैं। तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता मतलब किसी व्यक्ति का नाम, कृत्रिम मतलब किसी फर्म, संस्था, कंपनी का नाम, और प्रतिनिधित्व खाते मतलब जैसे अदत्त वेतन, उपार्जित अदत्त वेतन। अदत्त वेतन मतलब अदत्त वेतन का मतलब कि किसी को हमें वेतन देना बाकी है, तो किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व कर रहा है वो वेतन खाता। तो अदत्त वेतन ये जो है ये किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए इसे प्रतिनिधित्व खाता कहा जाता है। अब इसमें डेबिट क्रेडिट करने के नियम क्या है? व्यक्तिगत खाता हम इसको फोकस में ले, किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था का नाम आएगा, इसका मतलब वो व्यक्तिगत खाता है। अब व्यक्तिगत खाते में डेबिट क्रेडिट करने के नियम को हम ध्यान से सीखेंगे। क्या है? पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कीजिए और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कीजिए। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। लेकिन यह नियम कब लागू होगा? जब उधार में व्यवहार होगा। जब उधार में व्यवहार होगा तभी पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट होगा। नगद में यदि हो रहा है तो उस समय उस व्यक्ति का नाम नहीं याद रखा जाता। किसी भी व्यक्ति का नाम हम क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उससे मुझे लेना है या उसको मुझे देना है। और लेना और देना कब होगा? जब पहले मैंने लिया होगा, मतलब पहले उधार व्यवहार किया होगा, तभी मैं उस व्यक्ति का नाम याद रख रहा हूँ। नहीं तो नगद लेने में वो एक हाथ से वस्तु लेते, दूसरे हाथ से कैश दे देते, उससे हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। तो यदि खरीदना और बेचना यदि नगद है तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं, वहाँ रोकड़ आ जाएगी। लेकिन उधार में उधार नियम उधार व्यवहारों के लिए प्रयोग किया जाता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसी आधार पर आगे दिया है कि देनदार प्रतिनिधित्व खाते के संबंध में डेबिट और क्रेडिट करने के लिए नियम क्या है? प्रतिनिधित्व खाते कौन से हैं? देखो यहाँ पर दिया है उनके एग्जाम्पल दिए प्रतिनिधित्व खाते। उसके नियम, देनदारों को डेबिट करो और लेनदारों को क्रेडिट करो। प्रतिनिधित्व खाते कौन से हैं? प्रतिनिधित्व खाते अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय। ये जो हैं ये क्या हैं? यह हमारे प्रतिनिधित्व खाते हैं। अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित और अनुपार्जित, ये हमारे प्रतिनिधित्व खातों की श्रेणी में आते हैं। और इसके संबंध में देनदारों को डेबिट और लेनदारों को क्रेडिट करना है। कोई व्यक्ति यदि देने वाला है तो उसे डेबिट करना है और लेने वाला है तो उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। आगे चलते हम, ये व्यक्तिगत खाता समझ में आ गया होगा। अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाता मतलब इम्पर्सनल अकाउंट। अव्यक्तिगत खातों को 2 भागों में बांटा गया है। अव्यक्तिगत खाता मतलब वे खाते जो किसी व्यक्तिगत खाते की प्रकृति के खाते नहीं हैं, उन्हें अव्यक्तिगत खाता कहा जाता है। ये खाते संपत्ति, हानि, व्यय, आय, लाभ से रिलेटेड है।
इन खातों को दो भागों में बांटा है, वास्तविक खाता और नाम मात्र का खाता। वास्तविक और नाम मात्र। वास्तविक खाता मतलब वस्तु से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड जो खाते होते हैं वो वास्तविक खाते की श्रेणी में आते हैं। अब संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब ऐसी संपत्तियां जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और अमूर्त संपत्तियां वो होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। मूर्त संपत्तियों में जैसे जिनका भौतिक स्वरूप है, जैसे रोकड़, फर्नीचर, प्लांट, भूमि, भवन, मोटर गाड़ी, स्टॉक, मशीनरी, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए ये मूर्त संपत्तियां हैं। और ये किस में आती है? मूर्त वास्तविक खाते में आती है। और अमूर्त वास्तविक संपत्तियां कौन सी है? जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। तो कौन सी है? ख्याति, किसी फर्म की ख्याति, किसी कंपनी की ख्याति, किसी दुकान की ख्याति, प्रसिद्धि, उसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। उसमें जो होने वाला प्रॉफिट है उससे हम पता कर सकते हैं कि दुकान कितनी चलती है। ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सभी क्या है? अमूर्त संपत्तियां हैं। संपत्तियां हैं लेकिन अमूर्त हैं। ये भी वास्तविक खाते की श्रेणी में आती है। इनमें डेबिट क्रेडिट करने के नियम क्या है? आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। व्यापार में कोई संपत्ति आ रही है तो डेबिट में लिखो, वस्तु आ रही है तो डेबिट में लिखो, और संपत्ति जा रही है तो उसे क्रेडिट में लिखो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। आगे दिया है नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र के खाते आय, व्यय, लाभ और हानि से रिलेटेड होते हैं, जैसे किराया खाता, वेतन खाता, ब्याज खाता, डिस्काउंट अकाउंट, लाभांश खाता। ये सारे खाते जो हैं आय, व्यय, लाभ और हानि से रिलेटेड है और इन खातों को कहा जाता है नाम मात्र के खाते। इनके डेबिट क्रेडिट के नियम क्या है? समस्त व्यय और हानियों को डेबिट और समस्त आय और लाभ को क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये जितने भी व्यय हैं वो सब वेतन, मजदूरी, किराया, विज्ञापन, ब्याज, ये सभी डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? जितने भी आय और लाभ है वो सब क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक यहाँ पर हमें बहुत ही शॉर्ट में एक डेबिट क्रेडिट करने के नियम बताए हैं। 3 प्रकार के खाते हैं। अब हमने अभी क्या देखा कि 2 प्रकार के खाते, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। व्यक्तिगत में तीन प्रकार देखे, प्राकृतिक, कृत्रिम, प्रतिनिधित्व। और अव्यक्तिगत में 2, वास्तविक और नाम मात्र। लेकिन इनको यदि हम सार रूप में देखें, हमारे डेबिट क्रेडिट करने के उसको देखें दृष्टिकोण से, तो 3 प्रकार के खाते होते हैं। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता। व्यक्ति मतलब व्यक्ति का नाम, वास्तविक खाता मतलब वस्तु और संपत्ति से रिलेटेड, और नाम मात्र मतलब आय, व्यय, लाभ और हानि से रिलेटेड। पहले कोई सा भी व्यवहार हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, तो हमें खाते की पहचान करना पड़ेगी कि उसमें कौन से 2 खाते प्रवाहित हो रहे हैं। प्रत्येक व्यापारी के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक व्यवहार से 2 खाते प्रवाहित होंगे। व्यक्तिगत खाता प्रवाहित होगा, वास्तविक खाता प्रवाहित होगा, नाम मात्र का खाता प्रवाहित होगा। इसमें से कोई से 2 होंगे या फिर एक ही प्रकार के 2 खाते प्रवाहित होंगे। उनके नियम, पहले पहचान, फिर नियम लागू करना है। व्यक्तिगत खाता होगा तो पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। वास्तविक खाता होगा आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। और नाम मात्र का खाता होगा तो व्यय और हानि डेबिट और आय और लाभ क्रेडिट। ये इसे हमें याद रखना है। उसके पहले फर्स्ट स्टेप डेबिट क्रेडिट करने के लिए खाते की पहचान करना। और इसलिए मैंने यहाँ पर समझाया कि व्यक्तिगत खाता कौन सा होगा, वास्तविक खाता कौन सा होगा और नाम मात्र का खाता कौन सा होगा। तो खाते की पहचान, फिर वो नियम लागू करेंगे तो अपने आप हम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसको हम बार बार देखेंगे इस वीडियो को, उसको समझेंगे, और उसके बाद भी यदि हम कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, तो उस डाउट्स को मैं दूर करूँगा। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।